there was some disturbance in the video, so this is the second part. Scope of public administration हम डिस्कस कर रहे थे. It is the basis of government. ये किसी भी सरकार का जो आधारभूत है. इंस्ट्रूमेंट टू चेंज सोसाइटी, इसे जो है समाज को बदला जा सकता है. हमने देखा कि कैसे डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, विकासशील और विकसित देश हैं, उनमें डिफरेंस अगर कोई करने को है तो वो प्रशासन से ही डिफरेंस होता है. प्रशासन वहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है, मितव्ययता वाला प्रशासन है, प्रभावशील प्रशासन है, विकसित प्रशासन है, तो वो सोसाइटी भी वैसे ही है, ठीक है. सो ये एक ऐसा यंत्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये अदा करता है लोगों की ज़िंदगी में. लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग लॉज, ठीक है. आपके कोई भी कानून को लागू करते वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना. 3 पॉइंट इसमें से बनाने हैं आपने. कि फर्स्ट पॉइंट जो है, कोई भी कानून को लागू करते वक्त अगर कोई चीज़ काम आती है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन काम आता है. कोई भी नीति को अगर लागू करना हो तो लोक प्रशासन काम आता है. कोई भी स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम अगर करना हो तो प्रशासन काम आता है. आप देखते हैं न्यूज़ में केंद्र सरकार ने ये पॉलिसी लेके आई है, अब ये नीति लेके आई है, ये कानून लेके आई है, अब आगे से ऐसा होगा, अब आगे से ऐसा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा होगा, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होगा, बेरोज़गारों के लिए कोई पॉलिसी लेके आती है, कोई नीति लेके आती है, कोई कानून लेके आती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, SC ST OBC के लिए, ब्लाइंड के लिए, ठीक है, पेंशनर्स के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए. सो सभी काम जो हैं आपकी ज़िंदगी रोज़मर्रा के, वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होते हैं, प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है. सो प्रशासन जो है वो आधारभूत है सरकार का. प्रशासन से सोसाइटी को बदला जा सकता है, लोगों की ज़िंदगी में अहम रोल निभाता है, कानून, नीति और प्रोग्राम्स को लागू करने का एक यंत्र है. इट इज़ ए स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द सोसाइटी एज इट प्रोवाइड्स कॉन्टीन्यूटी. ये समाज को ठहराव देता है, एज इट प्रोवाइड्स कॉन्टीन्यूटी, क्योंकि ये व्यवस्थापन को लागू करने में मदद करता है. इट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द डेवलपिंग कंट्री विच आर फेसिंग क्लास वॉर्स, ठीक है. सिंपल सा पॉइंट है. नेशनल इंटीग्रेशन के भी काम आता है, मतलब नेशनल यूनिटी के काम आता है आपके. देखिए 1947 से पहले क्या है, आपके प्रशासन था, लेकिन क्या है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था. सो वो समय बहुत ही कठिन था. आज के जो हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप देखोगे हमारा एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें कुछ कानून लिखे हुए हैं. उस कानूनों के तहत जो है प्रशासन काम करता है. सो आपके किसी भी स्टेट में जाओगे तो सिमिलर से आपको लॉज मिलेंगे. सभी लॉज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. सो इन लॉज के होते हुए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, एक प्रशासन, एक समान आपके प्रशासन जो है समान रूप से प्रत्येक राज्य में काम करता है, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी के लिए फ़ायदेमंद है. सो ये पॉइंट बन सकता है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स इन नेशनल यूनिटी. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबलाइजेशन इन सोसाइटी. समाज के अंदर ठहराव और प्रगति बनाने के काम आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. ओके, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं. अकॉर्डिंग इंटीग्रल व्यू क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन परसूट ऑफ एंड इन फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए these activities include not only managerial and technical but also manual and clerical. देखिए मान के चलिए कि एक पब्लिक पॉलिसी आई है कि सभी जो शहर से 20 किलोमीटर दूर गांव हैं वहाँ स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे, ताकि जो है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए 1-1.5 घंटे का सफ़र करके ना जाना पड़े. उनको इजीली जो है स्कूल कॉलेजेस अपने ही जगह पे मिलेंगे. ऐसा सरकार सोच के लेके आई. ये क्या हो गई, एक पब्लिक पॉलिसी, मतलब लोगों के लिए एक नीति हो गई, ठीक है. नीति का निर्माण हो गया. अब इसको अचीव करने के लिए, अब इस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी साधन लगेंगे वो सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं. वो सारे प्रशासन करेगा. कि मान के चलिए कहाँ कॉलेज बनेगा या स्कूल बनेगा, वहाँ लैंड एक्वायर होगी, वहाँ वो बिल्डिंग बनेगी, वहाँ फिर स्टाफ होगा,
ठीक है, वहाँ एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पढ़ाई होगी, वहाँ पैसा भी लगेगा, ठीक है। वही पोस्ट कोर्ब वहाँ लगा के देखिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। पहले सरकार प्लानिंग करेगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है स्कूल और कॉलेज में 20 30 50 टीचर जितने भी होंगे, क्लर्क्स होंगे, लाइब्रेरियन होंगे, ठीक है, लैब अटेंडेंट्स होंगे और बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, तो जो आपके काम करेंगे, ठीक है। कोई आपकी मार्कशीट के लिए जिम्मेवार होगा, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, कोई आपको पढ़ाएगा, ठीक है, कोई आपकी एडमिशन करेगा, ये सारी चीज़ें। सो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, स्टाफिंग होगी, फिर जो है डायरेक्शन, दिशा निर्देशन से काम होगा, और कोऑर्डिनेशन होगा आपस में, ठीक है, रिपोर्टिंग होगी, बजटिंग होगी। सो कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए, नीति निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी बीच में एक्टिविटीज़ आएंगी वो सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होंगी। ये इंटीग्रल व्यू कहता है, इसमें मैनेजर से लेके क्लर्क तक, जो मेन हेड से लेके बॉस से लेके क्लरिकल लेवल तक जितने भी काम होंगे वो सारा हिस्सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा, ठीक है। ये इंटीग्रल व्यू है जिसमें दोनों चीज़ें ली गई हैं कि मैनेजर द्वारा करे गए काम भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, और क्लर्क जो सबसे निचले लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा किया गया काम भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, ठीक है। Thus, the activities of all persons from top to bottom constitute administration, although they are of varying significance to the running of administrative machinery. ओके, एनालाइजिंग द डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इंटीग्रल व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लेना अच्छे से। एक डेफिनेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ व्हाट गवर्नमेंट डज। इस बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वह है जो सरकार करती है, सरकार जो करती है वह सारा लोक प्रशासन है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो सरकार करती है, जो भी सरकार कार्य करती है वो लोक प्रशासन है, ठीक है। इट एग्जिस्ट्स विद इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इट इज़ दिस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दैट मेक्स इट पब्लिक। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये काम करता है, और एंड इट इज़ दिस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दैट मेक्स इट पब्लिक, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन एकेडमिक फील्ड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एकेडमिक फील्ड भी है। विद इन एकेडमिक इंटरडिसिप्लिनरी एंड ड्रॉज प्राइमली फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, लॉ एंड, जैसे आप ये पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एकेडमिक फील्ड भी है। सो इसका भी एक पॉइंट बन सकता है। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बोथ ओल्ड एंड यंग डिसिप्लिन। ये बहुत ही पुराना और नया दोनों साथ के साथ दोनों तरीके से काम कर रहा है। देखिए इसको मैं समझाऊंगा जब हम इसको इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ। देखिए पहले आया था 18, ये वर्ड लाइन लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर में से इसमें से आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक आर्टिकल लिखा था वुड्रो विल्सन ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। 1887 के अंदर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू वुड्रो विल्सन। ये पूछा जा सकता है उसने कब आर्टिकल लिखा, 1887। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल का नाम क्या था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो यंग डिसिप्लिन बनाया वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन ने 1887 के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी से इंडिया का पार्ट रहा है। आपने सुना होगा चाणक्य या कौटिल्य, वो उस समय में राजाओं के जो है उन्होंने उस समय में सरकारों के ऊपर बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र जो है, उन अर्थशास्त्र बुक के अंदर ये आप लिख लीजिए, अर्थशास्त्र जो लिखी थी कौटिल्य ने, उनके उस बुक के अंदर बहुत सालों पहले, इससे बहुत वुड्रो विल्सन के समय से बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने प्रशासन कैसा होना चाहिए, प्रशासन में कौन कौन लोग हैं, मंत्री लोगों का, राजा लोगों का काम क्या, जज का काम क्या है, ठीक है, वर्कर्स का काम क्या है, खजांची का काम क्या है, ये सारी उन्होंने ऑफिसर्स को मेंशन कर रखा है। तो देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पुराना और बहुत ही यंग डिसिप्लिन है, विषय है। यंग डिसिप्लिन अगर का खिताब अगर जाता है कि नए सिरे से अगर किसी ने इसको दिशा दी है तो वुड्रो विल्सन ने दी है 1887 में। लेकिन देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुराना सब्जेक्ट है। मौर्यन काल में देखा गया, मुग़ल काल में देखा गया, अकबर काल में देखा गया कि बहुत अच्छे जो है
शासित जो है उनकी सरकारें रहती थी, वो भी सरकार चलाना जानते थे। उनके अंदर भी जो ऑफिसर्स होते थे, रैंक्स होते थे, ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, ठीक है, ऐसे ही काम होते थे प्रशासन के थ्रू। सो ये एक पॉइंट है। ये देखिए फिर से आ गया है वुड्रो विल्सन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने जो है प्रशासन की शाखा को डेवलप किया था 1887 में। इम्पोर्टेंट टाइटल है, इसको आप याद कर लीजिए। इनका जो छपा था आर्टिकल वो था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में छपा था आर्टिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ। विकास का मतलब है बेसिक रूट्स कहाँ से आई, आगे आगे कैसे कैसे बढ़ी, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें से। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपके इसके ऊपर भी आ सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विकास की क्या क्या स्टेजेस हैं। सो देखिए फर्स्ट स्टेज है 1887 में वुड्रो विल्सन ने कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो अलग है और प्रशासन जो है वो अलग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले पॉलिटिक्स को और प्रशासन को, राजनीति और प्रशासन को एक समान माना जाता था। वुड्रो विल्सन ने आके इसमें से भेद बताए। ये 1887 से 1926 तक चला ये फेस, ठीक है। सेकंड फेस लागू हुआ 1927 से। ये इसका नाम था प्रशासन के सिद्धांत, ठीक है। प्रशासन के सिद्धांत का समय आया 1927 से 1930। ये देखिए एज इट इज़ लिखना है आपको। फेज़ टू आया प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, ये आपके चैप्टर भी आएगा एक आगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आप पोस्ट कॉर्ब लिख लीजिए इसके नीचे कि फ़ेज़ टू में क्या क्या हुआ। फेज़ टू में दिए गए जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, बजटिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। थर्ड फेज़ आया क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। थर्ड फेज़ में 1938 में बहुत ही आलोचना हुई और चैलेंज किया गया प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल बताए गए थे वो गलत थे, वो सही नहीं थे। ये बड़ी दुविधा का समय था, ठीक है। 1950 में क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पहचान ही खो दी। लोग थिंकर्स जो हैं, ऐसे थिंकर्स आए, उन्होंने उनका मानना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। सो वो कंफ्यूज थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या अलग है पॉलिटिक्स से, या पॉलिटिक्स ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है क्या नहीं है। ये आपको डिटेल में मैं बताऊंगा ये सारी ये फेजेस के अंदर क्या क्या हुआ। अभी स्लाइड में मोटा मोटा आप देख लीजिए। अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंडिपेंडेंट। 1970 के बाद जाके एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है विकास हुआ। तो देखिए कितना लंबा इसको समय लग गया। 87 से लेके वुड्रो विल्सन ने जो है भेद बताए, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग हैं। 27 में जो है सिद्धांत आए प्रशासन के। 38 में उन सिद्धांतों को जो है नकार दिया गया या उनको चैलेंज कर दिया गया, उनकी आलोचना करी गई। 1950 में पहचान खो दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने होने की, और 1970 में फिर से पहचान बनाई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से एक सब्जेक्ट है। सो ये पांचों फेस हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, ये आप लिख लीजिए। सो देखिए यही वही है मैंने बताया था। वुड्रो विल्सन ने शुरुआत की थी, उन्होंने ही ओरिजिनेटेड द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। उन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच भेद बताया, डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑब्जर्विंग दैट। उनका मेन मानना क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना आसान है, ना कि उसको रन करने से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना आसान है। इसका सिंपल सा मतलब निकल के आता है, इज ऑब्जर्विंग दैट इट इज़ गेटिंग हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैन टू फ्रेम वन।
कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे बनाना बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है, जब हम उसको लागू करते हैं, जब प्रशासन की ज़रूरत होती है, सो प्रशासन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना भाई, कानून तो बना दिया गया, कानून का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन लगा लो, कानून एक जैसा सही होता है, उसके अंदर भी क्या है, लॉज लिखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जब आप उसको लागू करने जाओगे, आपको ग्राउंड पे जाओगे, फील्ड पे उतरोगे, रियलिटी में जाओगे, तो बहुत सी जो है आपको चैलेंजेस मिलेंगे। सो वहाँ प्रशासन की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी, तब पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बारीकियाँ निकाली कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टाफिंग, डायरेक्शन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो उन्होंने इस दिशा में जोर दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग और स्पेशल रूप से पढ़ा जाए, इसको एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाया जाना चाहिए, एक अलग से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए, जिसके ऊपर सिस्टमेटिकली काम हो। सो देखिए, वो समय था 1887 से 1926 के बीच, ये बताया। सेकंड समय क्या आया, ड्यूरिंग दिस फेज स्कॉलर्स बिलीव्ड दैट, इस फेस में देखिए 27 से 37 तक क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए थे। हमने पहले ही पढ़ा था, सिद्धांत क्या होने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, बना दिया उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में। फिर क्या है, सिद्धांतों के ऊपर काम की हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। सो उन्होंने बताया, देयर सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एप्लीकेशन एनालोगस टू दीज कैरेक्टराइजिंग एनी साइंस, दे कुड बी डिस्कवर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वुड बी एक्सपर्ट इन देयर वर्क इफ़ दे लर्न हाउ टू अप्लाई देयर दीज प्रिंसिपल्स। कुछ एक देखिए इनके थिंकर्स के नाम लिख लीजिए यहाँ आप, जैसे विलकबाय है, ठीक है, गुलिक है, फेओल है, हेनरी फेओल, लूथर गुलिक, विलकबाय। So, in between calls are disturbing. Okay, so this was the second phase, the principles of administration. Further, they propounded, इस समय में देखिए पोस्ट कोर वो जो है वर्ड की, इस समय जो है देखिए पोस्ट कोर वर्ड की final expression of these principles resultantly public administrator said Janeth, the phase is regarded as a golden era in the evolution of the discipline. Phase third, criticism हुआ, principles of administration का criticism हुआ. In the very next year, the mainstream public administration was challenged with the publication of Chester I. Bernard. इस समय के जो थिंकर थे, C.I. बर्नार्ड ने जो है चैलेंज किया, किस बुक में चैलेंज किया, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में इन्होंने रिजेक्ट किया द आइडिया ऑफ पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में जो अंतर है वो गलत है। एंड सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैकिंग इन साइंटिफिक वैलिडिटी। उन्होंने चैलेंज कर दिया दोनों बातों को, वुड्रो विल्सन के बातों को भी, और जो सेकंड फेज में जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, सिद्धांत बनाए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको भी नकार दिया, उसको चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिफिक वैलिडिटी को पार नहीं करते, लैक करते हैं साइंटिफिक वैलिडिटी। और उन्होंने ये भी बात, वुड्रो विल्सन की बात को भी नकार दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भेद है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में जो भेद है वो गलत है। सो ये 37 से 1950 तक चला। इसके जो थिंकर का आप नाम लिखोगे, C.I. बर्नार्ड। सो फर्स्ट स्टेज के थिंकर का नाम है वुड्रो विल्सन, सेकंड स्टेज के थिंकर का नाम है विलकबाय एंड गुलिक एंड फेओल, FAYOL, लूथर गुलिक जिसने पोस्ट कोर दिया, और थर्ड में जो दिया वो है C.I. बर्नार्ड। ये एक एक आप नाम लिख लीजिए हाईलाइट करने के लिए। इस समय के अंदर जो है पहचान हमने खो दी थी, ठीक है। ये वो समय था 1948 से 1970 तक, ठीक है। ओके, 1970 के आसपास देखिए कुछ एक ऐसी मीटिंग्स हुई, कुछ एक ऐसी जैसे अपना इस समय जो काम कर रहे थे आपके थिंकर वोल्डो काम कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने
कुछ एक मीटिंग करी इंटरनेशनल लेवल पे, वो मैं आपको अलग से भेजूँगा। वो कौन सी मीटिंग्स थी जिनकी वजह से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन के आया। सो द सेकंड देखिए, ये है मीटिंग्स। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आया, डोलाइट वोल्डो यहाँ काम कर रहे थे। वो मीटिंग्स हुई थी किस नाम से? मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के नाम से। ये 2 मार्कर में आ सकता है। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1968। ठीक है, उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, नवीन लोक प्रशासन। ये भी आपके एक चैप्टर है, नवीन लोक प्रशासन। ये क्या है ये हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। सो देखिए, ये एज इट इज़ लिख लीजिए। विकासशील प्रशासन चला क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के बाद, विकासशील प्रशासन। फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया 1970 में, नवीन लोक प्रशासन आ गया। फिर 1990s में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, 1990s के बाद जो है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट आ गया। ठीक है, ये आप एज इट इज़ ये इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ, किस फेस में हुआ, कौन से सन में हुआ। ये आपके अलग से चैप्टर आऊँगा, मैं करवाऊँगा आपको बाद में। नवीन लोक प्रशासन के ऊपर भी आपका एक चैप्टर है। नवीन लोक प्रबंधन के ऊपर भी आपका एक चैप्टर है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आपके अलग से चैप्टर हैं। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके चैप्टर है। सो ये आप अभी तो फ़िलहाल के लिए इसके ईयर और ये नाम लिख लीजिए। देखिए, ये एक स्लाइड है, ये इजी करने के लिए बनाई है मैंने। 1900 से 1926 तक चला। राजनीति और प्रशासन के अंदर भेद है, का भेद। सेकंड चला प्रिंसिपल प्रशासन के सिद्धांत। थर्ड 1950 और 1970 के आसपास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पॉलिटिकल साइंस माना गया, मतलब उसने पहचान खो दी थी अपनी। ठीक है, 1970 के आसपास मैनेजमेंट मान लिया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। 1970 के बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, नवीन लोक प्रशासन आ गया। ठीक है, ये एक स्लाइड और है। इससे पहले अगर भारत की बात करें तो मैंने कौटिल्य की बात करी थी। ठीक है, सो कौटिल्य में द हरप्पन civilization, one of the oldest civilization in the world. Since then India has evolved one of the biggest nation in the world. कौटिल्य के बाद हमने मौर्यन, मुगल्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। सबसे पहले देखिए, आप अर्थशास्त्र को मेंशन करिए। सबसे पहले भारत में अगर देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो हैं एडवाइज़र थे आपके, जो डिप्लोमेट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, उनका नाम था कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी हिंदी में कहा जाता है। उनकी एक बुक थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। सो मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बाद जो है मुग़ल काल को आप मेंशन करिए। मुग़ल काल के बाद जो है आप ब्रिटिश काल को भी मेंशन करिए। सो ब्रिटिश प्रशासन को इस तरीके से देखा जाता है कि प्रशासन जो है वो बहुत पुरानी कला है, लेकिन मॉडर्न समय में अगर हम इस कला को देखेंगे, प्रशासन को देखेंगे, तो वुड्रो विल्सन के नाम सारा श्रेय जाता है, जो 1887 से शुरू होता है। अदरवाइज़ प्रशासन बहुत पहले से स्टार्ट हो रखा है। कब से? मौर्यन एम्पायर से हमें ये देखने को मिल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइज़र होते थे आपके कौटिल्य। ठीक है, उसके बाद मुग़ल काल, उसके बाद ब्रिटिश काल, उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आया हमने खुद के लिए। तो देखिए, मुग़ल काल के अंदर भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ठीक है, सर्विस टैक्स लगाए जाते थे, ट्रेड होता था, हैबिटेशन प्रोमोटर्स। ये आपके लिए एक स्लाइड डाली है। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट है, उसमें सभी सप्तांग का मतलब है 7 अंग, राज्य के 7 अंग होते थे। स्वामी, किंग, अमात्य, मिनिस्टर, जनपद टेरिटरी, दुर्ग द फोर्ट, कोष ट्रेजरर, दंड द आर्मी। ये सारी चीज़ें देखिए होती थी एक प्रशासन को चलाने के लिए। इसको आप आज के समय में भी कर सकते हो कि किला चाहिए होता है, मिनिस्टर चाहिए होता है, एक टेरिटरी मतलब एक एरिया चाहिए होता है, एक स्वामी किंग जो रूलर है वो चाहिए होता है, कोष मतलब ये बजट रिलेटेड है, पैसे, धन कोष, और दंड मतलब एक आर्मी टू एनफोर्स कमांड ऑफ द स्टेट, कानून को लागू करने के लिए।
सो हमें पहले से देखा जा रहा है कि कितने मौर्यन काल से ही जो है प्रशासन को चलाया जाता था इन तरीकों के द्वारा। ये सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट जो है ये अर्थशास्त्र में लिखी गई है, किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा, जो हमने यहाँ देखा। सो आप मौर्य काल को भी हाईलाइट कर सकते हो एग्ज़ाम में। फिर जो है उसके बाद मुग़ल काल को एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। और मॉडर्न समय में अगर डेवलप हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो वो वुड्रो विल्सन के द्वारा 1887 में। और फिर उसके जो हैं 5 फेसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस हैं, ठीक है। तीसरा जो फेस है 1950 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से पॉलिटिकल साइंस मान लिया गया, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पहचान खो दी। 1970 के पास जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नया नाम दिया गया, नवीन लोक प्रशासन, न्यू वर्ड जोड़ दिया गया उसके आगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नवीन बना दिया गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया, ठीक है। सो इन सारे को हम डिटेल में इंडिविजुअल चैप्टर्स में करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए ये इतना ही है।